हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल शुरू होते ही नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सदन में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में दिए जाने वाले महंगे इलाज का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि अस्पताल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, लोगों का सस्ता इलाज किया जा रहा है। 3 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने जरूरी जानकारी अभी तक नहीं दी है, जिसका जवाब तलब किया गया है। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डेवलप हुए और इनको कंसेशनल रेट्स पे एचएसवीपी ने जमीन दी और उसमें शर्तों में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ओपीडी पेशेंट्स 20% ऑफ द टोटल आउटडोर पेशेंट्स बीइंग अटेंडेड बाय देम ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस टू पेशेंट और आईपीडी का दिया। सर, इन्हीं के जवाब में एनेक्चर जो है सी में वो ये दर्शाता है कि कितनी ओपीडी और जो है आईपीडी विजिट्स हुई है। कई अस्पतालों में तो 0 है। सर, हमने कंसेशन पे जमीन दी और इतने महंगे रेटों में ये सरकार, ये जो अस्पताल इलाज करते हैं, गरीब के बस का तो वैसे ही नहीं है। अब जब पॉलिसी है और 2 बार पॉलिसी को किया गया है, 2008 में भी और 2022 में भी, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है। गरीबों को जो वो मिलना चाहिए उसके लिए नहीं है। सरकार जवाब दे कि ऐसा क्यों है कि वो ऐसी अनदेखी हो रही है इतनी। अगर जो प्रावधान है तो उन गरीबों को क्यों नहीं लाभ मिले जिसको जो इन अस्पतालों को कंसेशन पे रेट दिया गया। जी मंत्री। सर, हमारे माननीय विधायक जी ने ये क्वेश्चन उठाया है, मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहता हूं। गरीब मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने हेतु 2008 में 11 जून 2008 में प्राधिकरण में एक पॉलिसी 101वीं मीटिंग में तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि कुछ मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के लिए एचएसवीपी के द्वारा कुछ साइटें हॉस्पिटलों को तय दरों पर दिया जाए और इसमें कुछ पैरामीटर तय किए गए थे कि बीपीएल कार्ड धारकों को और 5,000 कम आय वर्ग के लोगों को उसमें उन हॉस्पिटल्स में लाभ दिया जाए। मैं आपके माध्यम से इसमें बताना चाहता हूं कि ये सारी पॉलिसी 2008 में जब लागू हुई, उस समय सारे पैरामीटर जो उस बैठक में तय किए गए वो सिर्फ एक जुबानी और कलामी हिसाब किताब रखने की बात की गई, परंतु 2021-22 के अंदर इसमें हमारी सरकार बनने के बाद पहले तय रेट पे प्लाट दिए गए थे, हमारी सरकार आने के बाद ई ऑक्शन पे प्लाट दिए गए। इसके बाद झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने अपने हलके की खराब 10 सड़कों का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस विधायक के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि अधिकांश सड़कों को बनाने की प्रक्रिया जारी है, कुछ के टेंडर हो चुके हैं और कुछ के बाकी हैं। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब टेबल किया है उसमें सभी में लिखा है कि सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं है और फिर सभी में ये कहा है कि 26-27 में आप इसको कर देंगे। एक तो आपने टाइम बाउंड, क्योंकि बहुत सारी सड़कों का हमें आश्वासन मिला और हालत जो है काफी ज्यादा इसकी खराब है, तो ये टाइम बाउंड मैनर में कर दें। और जो आप तामसपुरा फोर्टपुरा, क्योंकि छूचकवास बाईपास नहीं बना तो हमारे गांव के बीच में से हैवी ट्रैफिक ट्रॉला सारे के सारे जो हैं वो जाते रहते हैं। और मैं विशेष तौर से माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहूंगा कि माननीय सीएम साहब ने पिछले बजट के अंदर भी जो बात यहाँ घोषणा की थी उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25-26 में लोक निर्माण विभाग ने 6500 किलोमीटर सी सड़कों का मुरम्मत जो है अगले साल की जाएगी, ये कहा था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 6150 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है और 31 मार्च तक, जैसे पिछले बजट में घोषणा की गई थी, 6500 किलोमीटर की मुरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहूंगा कि
हमने कहा था बजट भाषण में कि 3500 किलोमीटर ऐसी है जो 12 फुट की है, उसको हम 18 फुट की करने का काम करेंगे और इस साल मार्च तक हम 1275 किलोमीटर सड़कों को 18 फुट कर चुके होंगे अगले महीने तक। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने हरियाणा के खिलाड़ियों से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की आधी से ज्यादा एप्लीकेशन रद्द कर दी जाती हैं। खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप कैश अवार्ड नहीं दिया जाता। खिलाड़ियों को कोटा के हिसाब से नौकरी सरकार नहीं दे रही है, जबकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। 2023 की 370 और 2024 की 680 से ज्यादा एप्लीकेशंस आज भी पेंडिंग है। क्यों हम एथलीट्स को जो उनका हक बनता है कैश अवार्ड्स का, उनका हक बनता है स्कॉलरशिप्स का, उनको नहीं दे रहे, उनको पेंडिंग रखे जा रहे हैं। बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, स्पोर्ट छोड़ देते हैं, उनको उनका कैश अवार्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलता। दूसरा, जो OSP एंड ESP आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, उसमें अप्रैल 2021 से हमने सिर्फ एक ग्रुप ए की नौकरी दी है और जनवरी 2020 से सिर्फ 9 ग्रुप बी की नौकरी ऑफर करी है। हमारे स्पोर्ट्स पर्संस नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में जाके मेडल जीत के आ रहे हैं और जो उनका हक बनता है जॉब का हम उन्हें दे ही नहीं रहे। आदित्य सुरजेवाला के सवालों का जवाब देते हुए खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि जो भी आवेदन पेंडिंग हैं, वो डॉक्यूमेंट में कमी के कारण है। सरकार लगातार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे रही है। 2019 से लेकर अब तक 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी ने तो 4 भाग में क्वेश्चन पूछा है। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो पेंडिंग जो एप्लीकेशंस हैं वो स्क्रूटनी के कारण कहीं डॉक्यूमेंटेशन में, कहीं समय से अप्लाई नहीं कर होना, उसकी वजह से ये रह जाती हैं। और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और इनकी जो इनाम राशि है वो हर ईयरली वाइज कितनी स्वीकृत हुई है, कितनी वितरित हुई है, वो सारी जानकारी पटल के माध्यम से रख दी गई है। और रही दूसरी बात नौकरियों की, किस प्रकार से कब कब नौकरियां A ग्रेड से लेकर D ग्रेड तक की नौकरियां कैसे कैसे सरकार ने दी है। A से B ग्रेड की पॉलिसी में वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रखी जाती है, C से CET के माध्यम से, D की हर विभाग में CET के माध्यम से रखी जाती है। और इसका ब्यौरा कितनी नौकरियां अभी तक दी गई हैं, सारा ब्यौरा इनको दे दिया गया है। मैं तो वहीं गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी से सवाल किया कि यमुना नदी से लगते गांव में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाने के काम का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है। इसका जवाब देते हुए श्रुति चौधरी ने बताया कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए 3 बांध बनाए जा चुके हैं। नए कोई बांध का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। इस जवाब पर बोलते हुए कादियान ने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यूपी की तरफ जो भी ठोकर बनाई जाती है उससे कटाव हरियाणा की ओर होता है। अभी जो हमारा बारिश का सीजन गया है, हमारी लगभग 250 एकड़ जमीन पवनेरा गांव की यमुना नदी में कटाव की वजह से बह गई और आपकी स्वयं की भी विधानसभा यमुना नदी में लगती है, संभाल कर लगती है। इसमें मेरा निवेदन है, जो यूपी की तरफ का एरिया है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो जो अपने ठोकर जो बनाते हैं उसका इस तरीके से बनाते हैं कि वो कटाव जो है सारा हरियाणा की तरफ आता है। और अभी पवनेरा गांव के लिए मेरी अधिकारियों से भी बात हुई थी, मैंने उनको भी निवेदन किया था कि वहाँ जो हमारी ठोकर की व्यवस्था की जाए। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस बारिश से पहले इसका समाधान किया जाए। दुरुस्त बात है सदस्य जी, और इसके लिए सीएम साहब को खुद बहुत चिंता है और क्योंकि यूपी साइड ये हो जाता है तो हमारी तरफ भी फिर एक वहाँ पे खतरा पैदा हो जाता है। तो इसी 57th फ्लड मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से ये 10 स्टोन स्टड्स जो है चंदौली और पुबनेरा के लिए उसको वो किया है, पास किया है। और इसके अलावा यूपी साइड के साथ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, कॉन्स्टेंटली इस दौरान बातचीत भी करेगा। अगर कोई एडिशनल वहां पे प्रॉब्लम आती है तो उसको भी देखेंगे।
कांग्रेस विधायक सरदार जरनैल सिंह ने रतिया शहर से गोडाउन को शिफ्ट करने का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि ये वेयर हाउस हरियाणा स्टेट का है, अभी इसको शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सरदार जरनैल सिंह जी ने जो सवाल पूछा शायद वो चूक कर गए, क्योंकि इन्होंने एफसीआई का गोदाम बताया इसको, जबकि ये हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन का है और इसका कोई भी अभी इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है जी। ये तो हरियाणा सरकार का गोडाउन है। ये एफसीआई के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन एफसीआई का नहीं है गोडाउन, ये ना इसका कोई पार्क बनाने की जगह जरूरत है इसकी, ना कुछ, ये तो ठीक ठाक है। स्पीकर सर, मैं आप ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮੀ ਐਫਸੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਐਫਸੀਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ वेयर हाउस ਦੇ। बालोड़ा से विधायक उमेद सिंह ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का मुद्दा उठाया और कहा कि किसानों को एक समान नुकसान होने के बाद भी मुआवजा अलग अलग दरों से सरकार के द्वारा वितरित किया गया है। सरकार किसानों को राहत देने के लिए क्या योजना बना रही है, इसका जवाब कृषि मंत्री ने दिया। कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गोहला विधानसभा में सड़कें खस्ता हाल हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी हाल ही में इन रास्तों से गुजरे हैं, उन्हें पता है कि सड़कों का क्या हाल है। वो अपनी डेस्क पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसका जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि जो भी सवाल पूछे जाएं वो तथ्य परख हों। रणबीर गंगवा ने कहा कि दिसंबर से फरवरी तक तारकोल से बनने वाली सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। जिस सड़क की ये बात कर रहे हैं वो CIRF योजना के तहत 130 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं, जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। अब आया है मंत्री जी का जवाब तथ्य से परे है, परंतु जो गोला की जनता के साथ जो मद्दा मजाक किया जा रहा है, उनकी पीड़ा के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक जिसमें जवाब दिया गया कि वर्तमान में सड़कें सुचारू एवं योग्य यातायात योग्य की स्थिति में है। मैं पिछले 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस रास्ते से निकले हैं। एक तो माननीय सदस्य ने कहा है कि मरम्मत कुछ सप्ताह में उखड़ जाती है, जनता के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। मैं माननीय को कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य पहली बार चुन करके आए हैं, लेकिन कोई बात करे तो तथ्य के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो सड़क है ये DLP पीरियड के अंदर है। DLP पीरियड के अंदर कोई भी पैसा, कोई भी भुगतान सरकार की तरफ से नहीं किया जाता, वही एजेंसी काम करती है जिसने वो सड़क बनाई है। इस बार ये ठीक है कि जो बात गड्ढों की बात कही है कि इस बार एक तो बरसात बहुत ज्यादा आई और उसके बाद में जो दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक हमारा कोई भी जो कार्य होता है तारकोल का, वो नहीं हो सकता। IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में सवाल उठाया और कहा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार अलग अलग बैंकों में पैसा रखती है। जिस बैंक में मामला आया है उस बैंक में 4 विभागों के खाते थे। हमने इस पूरे मामले के हर फैक्ट्स पर जांच करा रहे हैं। जब ये मामला सामने आया तो सरकार की ओर से तुरंत ही इस बैंक से सारा पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत ही गंभीर मामला है। 590 करोड़ का जो बैंक में हुआ है उसका स्टेटमेंट दे, फौरन दे गवर्नमेंट, फौरन दे भाई। वो तो बैंक तो इतना एक्टिव हो रहा है, अपने अफसर सस्पेंड कर रहा है। चलिए अभी तो बहुत लंबा सत्र है, जवाब तो हर चीज का सरकार को देना ही पड़ेगा। कार्य कर रहा है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ, इन्होंने क्या अब तक कदम उठाए? ठीक है मुख्यमंत्री जी अपनी बात जमा कराया, क्या हुआ, क्या कदम उठाए इन्होंने? ठीक है मुख्यमंत्री जी बहुत बात करें जी। CM साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सरकार पैसा होता है अलग अलग बैंकों में रखते हैं, जो IDFC फर्स्ट बैंक है उसके अंदर भी हमारी सरकार के
3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। 1 मिनट भाई, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मेरी जब आपको मालूम है कि जवाब को सुने, आपको मालूम गंभीर बात है ये विषय गंभीर है, विपक्ष के नेता ने कहा है, बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारे यहाँ हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो तुरंत निर्णय किया, परंतु आज अखबार के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बैंक ने जो IDFC फर्स्ट बैंक है, इसने सेबी को एक लेटर लिखा और ये कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे करके उन्हें अपने बचाव के अंदर, क्योंकि ऑथराइज बैंक होते हैं, अपने बचाव के अंदर उसने सेबी को लेटर लिखा है और कहा कि कर्मचारी ने गड़बड़ की है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि गंभीर विषय है और हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने इस विषय को उठाया है, हम इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं। हमने इसको तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो और हमारा जो विभाग, विजिलेंस विभाग है, उसको तुरंत हमने ट्रांसफर किया और उसकी गंभीरता के अंदर हम जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को सब पता है कि कसूरवार कौन है, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। इस पर सीएम ने कहा कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जांच में कुछ समय लगता है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शेंगे नहीं। इस पर कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने कहा कि सीएम ने जवाब दे दिया है, अब आप लोग शांत हो जाएं। सदन में कुछ देर तक हंगामा जारी रहा। बैंक तो काफी एक्टिव है, बैंक तो ये सारी मेरे पास डिटेल आई हुई है बैंक की, क्या क्या उसने एक्शन ले लिया, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? मैं सिर्फ ये मैं इंक्वायरी कर रहे हो, करवा रहे हैं क्या? एक भी किसी का कौन था जो व्यवहार, इतना तो हरियाणा गवर्नमेंट को एक दिन में पता लगेगा, एक दिन में पता लगेगा होगा कितना मिसमैचिंग हुआ है, बात उठाई है। ये तो एक माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि हम बड़ी गंभीरता से इसकी जांच करवा रहे हैं। अभी भी हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो ही हमारे ध्यान में आया, क्योंकि हमारी नजर थी उसके ऊपर, ये तो 2 दिन पहले अभी सोशल मीडिया के ऊपर आया, अखबार के अंदर आया, परंतु लगभग 4-5 रोज पहले हमने इसकी जांच नीचे तक करवानी, उसकी स्टेटमेंट है, कहां कहां वो पैसा गया, किस खाते में गया है, वो सारा का सारा। परंतु इतना आश्वस्त मैं सदन को करता हूं, विपक्ष के नेता को भी करता हूं, भाई एक भी पैसा वो बाहर नहीं होगा, सारा का सारा वापिस आएगा और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परंतु अभी जांच चल रही है, उस जांच के बाद ही मैं कोई बात करूंगा। समालखा से बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना ने पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर में दूषित जल का मुद्दा उठाया और कहा कि यहां पर कुछ औद्योगिक इकाइयों से टैंकरों के माध्यम से दूषित जल नालों में बहाया जा रहा है। इससे यहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले जो लोगों को इस जहरीले पानी से बचा सके। अध्यक्ष जी, अच्छी बात है, इंडस्ट्रीज लग रही है हमारे राज्य में। पानीपत में समालखा भी वहीं पर आता है जहां से मैं चुनकर आया हूं, लेकिन मुझे अपनी बात ये रखनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सही है अपनी जगह, लेकिन क्या वो आम जन के स्वास्थ्य से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्या? पूरे पानीपत में आप जानते हैं कि किस तरह से जो डाइंग यूनिट्स लगे हुए हैं, मान्यवर किसी पे ETP है, किसी पे नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे रात को कम से कम हजारों टैंकर जो वेस्ट वाटर है उसको नालों में, ड्रेनों में डालते हुए दिखेंगे। वो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको दूषित कर रहा है।
और वो आगे चलकर यमुना जी में भी जाता है, जिसमें हमारी यमुना जी का भी पानी आप जानते हैं दूषित हो रहा है। पूरे पानीपत में समालखा में मैंने देखा कि 800 फुट, 1000 फुट बोर करने के बाद भी टीडीएस लेवल 1200, 1500, 1600 टीडीएस का पानी पीने पर मजबूर है वहां के लोग। एक तरफ तो हम 40 लाख रुपए लगाकर एक बड़ा गहरा बोर करते हैं, उसके बाद भी वहां से स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। तो क्या हमें इस समस्या का कोई समाधान करने की आवश्यकता है या नहीं? इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं, सरकार भेदभाव कर रही है। चौटाला गांव में आज एक भी सरकारी बस नहीं जाती, जबकि पहले की सरकारों में लगातार रोडवेज की बसों की आवाजाही होती रही है। लेकिन सरकार चौटाला गांव के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। साथ ही परिवार पहचान पत्र में बड़ी लापरवाही की जा रही है। जो लोग पात्र हैं उन्हें भी सरकारी योजनाओं से बाहर किया जा रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर सीएससी सेंटर पे भी जाते हैं तो फीस अगर 20 रुपए 30 रुपए है तो 200-300 रुपए के बिना वो भी बात नहीं करते। तीसरा, मेरे गांव का बस स्टैंड है। मैंने पहले सेशन में भी लिख के दिया था कि मेरे गांव के चौटाला गांव के बस स्टैंड पे सरकारी और प्राइवेट बसें जिनको परमिट मिला है वो नहीं जाती। आज से पहले पूर्व सरकारों में वो जाया करती वहां, लेकिन इस सरकार के अंदर कोई बस चौटाला गांव के बस स्टैंड में नहीं जा रही। लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये इंश्योर किया जाए जो सरकारी बस स्टैंड है, मेरे गांव के नहीं, जहां भी सरकारी बस स्टैंड है, उन तमाम सरकारी बस स्टैंड पे हरियाणा सरकार की और इंटरस्टेट परमिट्स जो हमने एक नीति के तहत आपस में उनके साथ तालमेल करके ये अंडर रूल सैंक्शन किए हैं, तो सारी बसें स्टेशन बस स्टैंड्स पे जाएं ताकि जन को दिक्कत ना हो, आम जन को तकलीफ ना हो। पानीपत शहर से बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने विधानसभा में पुलिस सिक्योरिटी ड्यूटी लगाए जाने को लेकर वायरल वीडियो का मुद्दा उठाया। विज ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, ये साजिश है, इसे प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस विधायकों ने सवाल खड़े किए। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन लाया जा रहा है। स्पीकर के अनुरोध पर प्रमोद विज ने सदन में इसका प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सदन में इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया। इस तरह से इस चैनल ने विधानसभा पर भी प्रश्न उठाकर एलिगेशन लगाया है। कृपया आप इसका संज्ञान लें और इस विषय को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। मैंने इस पर आपको नोटिस भेजा था। माननीय सदस्यगण, ये विषय पिछले दिनों में कुछ मीडिया के अंदर आया और मुझे लगता है कि इस प्रकार का भ्रम बाहर ना फैले, वो भी मुझे लगता है कि उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। सदन में शून्यकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस पर चर्चा में भाग लिया। पिछले दिनों अब भी कई भाई बीजेपी के खिलाफ नारा लगाते हैं, वोट चोरी, वोट चोरी। ईमानदारी से कहता हूं, और हरियाणा का नाम सबसे पहले लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में अगर वोट चोरी की है तो बीजेपी ने नहीं की, कांग्रेस ने की है। वो कैसे की है मैं समझाता हूं। हरियाणा में कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस थी सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, हुड्डा कांग्रेस और कुछ नहीं था। और आज भी अगर इसका सांस बंद हो गया तो कांग्रेस खत्म, कांग्रेस का निशान भी अध्यक्ष महोदय, ज्यादा पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये भाई जो उछलते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को 1 साल तक बैठा बिना कुर्सी के, 1 साल तक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। अरे इसी का सारे कांग्रेस और इसी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया। ये उसके गीत गाते हैं।
दादा थोड़ा संभल के शब्दों को। ये मैंने एक्सपोज कर, ठीक है ठीक है ठीक है। वेल में नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये धमकियां मत दो, वेल में नहीं आएंगे, ठीक है ठीक है। गवर्नर स्पीच पर चर्चा करते हुए बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सरकार जनता